हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट आज नई वीडियो के साथ आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास की साइंस और 10th क्लास की साइंस विषय के अंत के स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का पहला अध्याय लेके चल रहे हैं। ये पहला अध्याय का जो नाम है आपका वो है रासायनिक अवक्रिया तथा समीकरण। ठीक है नहीं, देखिए ये केमिस्ट्री का जो पहला अध्याय है इसका हम बेसिक कंसेप्ट लेके चलेंगे, यानी कि हम इसको बेसिक से स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री को हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो बेसिक से स्टार्ट करेंगे, इसके छोटे छोटे पॉइंटों को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम बेसिक कंसेप्ट यहां पर क्लियर करने वाले हैं। जब तक आपको बेसिक पता नहीं होगा तब तक आगे के टॉपिकों को नहीं समझ सकते, इसलिए बेसिक कंसेप्ट समझना बहुत ही आवश्यक होता है। तो आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर का बेसिक क्लास लेके चल रहे हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है नहीं स्टूडेंट, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करो और बेल आइकन के दी तक आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं कि रासायनिक अवक्रिया तथा समीकरण, इसके चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 1 है और आपको मैं पहले ही बता देता हूं ये केवल एक बेसिक क्लास है और इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। जो बेसिक नहीं पढ़ते हैं वो आगे कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिक पता होना चाहिए तभी तो आगे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। ठीक है, चलिए, तो हमें पता है कि हम 10th क्लास की साइंस में जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 चल रहा है हमारा। ठीक है, उसका एक बेसिक क्लास है, लेक्चर नंबर 1 है आपका। ठीक है, चलिए, तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे। देखिए चैप्टर का नाम है जैसे कि हमारा रासायनिक अवक्रिया तथा समीकरण। क्लियर, रासायनिक अवक्रिया तथा समीकरण, तो ये तो एक चैप्टर का नाम है। सबसे पहले हम समझेंगे कि परिवर्तन क्या होता है। देखिए परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव, है नहीं, परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव। और हमारे इस वातावरण में दो तरह के बदलाव देखने के लिए मिलते हैं। आपको दो तरह के बदलाव मिलेंगे, एक होगा आपका भौतिक यानी कि बदलाव और एक होता है रासायनिक बदलाव। तो ये दो तरह के बदलाव आपको देखने के लिए मिलेंगे। कभी आपने ये देखा है कि दूध से दही क्यों बनता है? ठीक है नहीं, दूध देखा है, दूध से क्या बन जाता है? दही बन जाता है। तो दूध से दही बनना ये भी एक बदलाव ही तो है। ठीक है नहीं, लकड़ी का जलना ये भी एक बदलाव है। ठीक है नहीं, और जैसे जल का बर्फ बनना, बर्फ का जल बनना ये भी एक बदलाव है। मोमबत्ती आपने देखी होगी, मोमबत्ती का जलना यानी कैंडल जो होती है उसका जलना, उसका पिघलना, ये भी क्या है? एक परिवर्तन है, एक तरह से परिवर्तन कहिए या बदलाव कहिए। ठीक है नहीं, बात एक ही है। ठीक है, तो ये भी हम यहां पर देखेंगे। तो ये है क्यों, ये क्या चीजें, ये सभी के सभी बदलाव होते हैं। क्या होते हैं? ये बदलाव होते हैं। ठीक है नहीं, तो इस वातावरण के अंदर दो तरह के बदलाव आपको देखने के लिए मिलते हैं। परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? परिवर्तन तो वैसे बहुत सारे होते हैं, मंद परिवर्तन, तीव्र परिवर्तन, ठीक है नहीं, और तुम्हारे भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, प्राकृतिक परिवर्तन, तमाम दुनिया के परिवर्तन होते हैं। परंतु अगर हम बेसिकली देखें दो तरह के परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला मिलेगा आपका भौतिक परिवर्तन और दूसरा मिलेगा आपका रासायनिक परिवर्तन। ठीक है नहीं, तो दो तरह के परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलते हैं जो कि आपके सिलेबस से संबंधित हैं। ठीक है नहीं, और इससे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, मतलब कोई क्वेश्चन देगा और कहेगा जैसे बताइए मोमबत्ती का जलना एक कैसा परिवर्तन है, आप बताइए, तो नीचे दिया गया होगा भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन। इनमें से आपको क्या करना होता है? एक ऑप्शन को चुनना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे कितने परिवर्तन है? दो परिवर्तन। तो एक है आपका भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? यानी कि फिजिकल चेंज। ठीक है नहीं, फिजिकल चेंज के बारे में हम बात करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहला आप हेडिंग लगा लेंगे। सबसे पहले इस जो चैप्टर का जो नाम है उस पर तो बाद में आएंगे, पहले हम समझते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे क्या? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन को इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल चेंज। क्या बोलते हैं इसको हम? फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज। क्लियर, भौतिक परिवर्तन क्या होता है सबसे पहले आप इसको समझिए। देखिए भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या है? भौतिक यानी कि जो भी आपको दिखाई दे, कहते हैं जो चीज आपको दिखाई देती है उसे भौतिक कहते हैं। एक तरह से जिसको तुम अपनी आंखों से देख सको उसे भौतिक कहते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या होता है?
उसके बारे में हम पढ़ते हैं सबसे पहले, ठीक है नहीं। तो भौतिक परिवर्तन के बारे में देखते हैं। देखिए, भौतिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें किसी भी पदार्थ का क्या होती है, अवस्था बदल जाती है, परंतु पदार्थ का जो आंतरिक संरचना होती है वो वही रहती है, ठीक है नहीं, सेम रहती है। परंतु इसका जो होता है पदार्थ की अवस्था बदल जाएगी, रूप बदल जाएगा, ठीक है नहीं। ठोस में है तो गैस में हो जाएगा, गैस है तो ठोस में हो जाएगा, परंतु उसका जो आंतरिक ढांचा जो होगा वो सेम रहेगा, ठीक है नहीं, वो बदलेगा नहीं, ठीक है नहीं। भौतिक परिवर्तन में ये होता है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, और हमेशा ध्यान रखना, भौतिक परिवर्तन को रिवर्स भी किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए, आपको मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं भौतिक परिवर्तन में, कि जैसे आपका बर्फ आपने देखा है, बर्फ जो होता है वो किससे बनता है, जल से बनता है। जब बर्फ को आप टेम्परेचर दोगे तो वो क्या बन जाएगा भैया, जल बन जाएगा, और जल को और टेम्परेचर दोगे तो भैया वाष्प बन जाएगा। इसका उल्टा भी ठीक है, जब हम ठंडा करेंगे वाष्प को तो भैया क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा, और जल को और ठंडा करेंगे तो भैया क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि भौतिक परिवर्तन कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनमें रिवर्स क्रिया भी होती है। इनके अंदर कैसी क्रिया होती है, रिवर्स क्रिया हो जाती है, यानी कि ये भैया जो पहले थे वो बन सकते हैं दोबारा, ठीक है ना। इन्हें दोबारा ला करके, मतलब जैसे जल है तो जल को ठोस और ठोस को जल में बदल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से परिवर्तन की परिभाषा जो होती है वो ये होती है कि ऐसा परिवर्तन, भौतिक हम कह सकते हैं वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था बदल जाती है, यानी कि भौतिक अवस्था या रूप बदल जाता है, ठीक है नहीं, परंतु रासायनिक पहचान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हम कह सकते हैं कि रासायनिक संरचना में उनका कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है नहीं। तो ऐसे परिवर्तन को हम बोलते हैं भैया क्या, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इसमें एक खासियत ये होती है कि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। तो चलिए मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिख देता हूं, उसके बाद आगे थोड़ा सा इसको समझते हैं। चलिए, इसकी सिंपल सी एक डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या होती है, देखिए, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था जैसे ठोस, द्रव, गैस या रूप में बदलाव आता है, परंतु रासायनिक पहचान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, मतलब इनका रासायनिक पहचान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। भौतिक अवस्था में इनके परिवर्तन हो जाएगा, जैसे ठोस से द्रव में बदल जाए, या द्रव से ठोस में बदल जाए, या गैस से द्रव में बदल जाए, तो इस प्रकार से हो सकता है। परंतु रासायनिक जो संरचना इनकी है, रासायनिक जो गुण है वो तो भैया वो ही रहेगा इनका, ठीक है नहीं। रासायनिक जो अवस्था है भैया वो ही रहने वाली है, रासायनिक पहचान उनकी वही रहेगी, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले चलता हूं, समझिए। सबसे पहले हम यहां पे लेते हैं उदाहरण, समझिए पहले तो इसका उदाहरण। उदाहरण है आपका, जैसे बर्फ आपने देखा है, बर्फ जो होता है, बर्फ को अगर हम टेम्परेचर दें, क्या दें भाई, टेम्परेचर दें, तापमान दें, ताप, ठीक है ना, ताप यानी कि तापमान में ही टेम्परेचर, ताप देंगे तो भैया ये जल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा, जल बन जाएगा। अगर हम जल को और टेम्परेचर दें, तो जल को अगर और ताप दोगे, तापमान बढ़ा दोगे, और दोगे, मान लो तापमान बढ़ा दोगे, तो भैया क्या होगा, ये बन जाएगा वाष्प। क्या बन जाएगा, वाष्प बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा, वाष्प बन जाएगा। अब ये वाष्प बन गया, इसका ठीक उल्टा भी तो हो सकता है। क्या हो सकता है कि अगर हमने इसको ठंडा कर दिया, क्या कर दिया भैया, ठंडा कर दिया, और ठंडा करेंगे तो भैया जल बन जाएगा, और जल को और ज्यादा ठंडा करेंगे, और ज्यादा ठंडा करेंगे तो भैया क्या हो जाएगा, ये बर्फ बन जाएगा, ठीक है नहीं। बनेगा नहीं बनेगा, बर्फ बन जाएगा। तो अब आप देखिए, बर्फ जो होता है उसके अंदर किसके गुण हैं, जल के, यानी कि जल के ही तो कण हैं, जल के जो अणु है वही तो है इसके अंदर। बर्फ के अंदर भी जल के अणु हैं, जल के अंदर भी जल के अणु हैं, और जो वाष्प होता है उसके अंदर भी जल के अणु ही होते हैं। यानी कि अगर आपसे कहा जाए, इसके अंदर जो अणु जो होते हैं, आप जानते हैं कि H2O जल का फॉर्मूला होता है, किसका होता है, जल का। तो ये एक अणु होता है जल का, क्या होता है, एक जल का एक अणु होता है, और ये जल का अणु इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। तो रासायनिक पहचान तो भैया इसकी जल ही है ना जी। बस ठोस हो गया है, कैसा हो गया है, ठोस हो गया है। तो ठोस हो गया है तो इसकी अवस्था बदल गई है जल की, बस, ठीक है नहीं। और जल को अगर और गर्म करेंगे तो वाष्प बन गया, बस क्या होगा, ये गैस अवस्था में चला गया है, और कुछ नहीं है। अगर इसको उल्टा ठंडा करेंगे
तो ये जल बन जाएगा, जल से फिर क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। तो ये कैसा परिवर्तन है, ये भैया आपका भौतिक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। इसमें हो क्या रहा है, इसकी विशेषताएं क्या है वो समझिए। तो अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें, इसकी विशेषताओं की, फिर इसके एग्जाम्पल और भी देख लेंगे। इसकी विशेषताएं क्या है वो समझिए। विशेषताएं, विशेषताएं, इसकी विशेषताएं बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हैं, आपको नोट करते चलना है। एक एक पॉइंट आपको नोट करते हुए चलना है, ठीक है। तो विशेषताएं देखिए, इसकी विशेषता ये है कि इसमें कोई एक नया पदार्थ नहीं बनता। ये बात आपको ध्यान रखना है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, ठीक है नहीं। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, नहीं बनता है, ठीक है नहीं। अगर भौतिक परिवर्तन होगा तो इसमें कोई नया पदार्थ आपका नहीं बनेगा, ये पहला आपका हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, ये जो भौतिक परिवर्तन जो होता है वो प्रतिवर्ती क्रिया होती है। कैसी क्रिया होती है, प्रतिवर्ती क्रिया। तो हम लिख सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन प्रतिवर्ती क्रिया होती है, प्रतिवर्ती क्रिया होती है, प्रतिवर्ती क्रिया होती है। प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब ये होता है कि पुनः वही चीज दोबारा भी आ सकती है। जो एक बार उसका रूप बदल गया, फिर से हम उसको बिगाड़ करके दोबारा वही बना सकते हैं ना। अब ऐसा तो है नहीं है, जैसे दूध है, दूध से दही बन जाए, क्या दही से कभी तुमने दूध बनते हुए देखा है, नहीं बनते हुए देखा है। परंतु बर्फ का जल में और जल का बर्फ में बनते हुए तो देखा होगा। तो इसका मतलब यह कि भौतिक परिवर्तन एक प्रतिवर्ती क्रिया है। कैसी क्रिया है, प्रतिवर्ती क्रिया है। मतलब वाष्प से जल बन सकता है, जल से वाष्प बन सकता है। क्लियर। इसके बाद तीसरा देखिए, तीसरा देखो, तीसरा क्या है, तीसरा है इसमें पदार्थ का रूप आकार और अवस्था बदल सकती है। अवस्था बदल सकती है। क्लियर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये इसकी विशेषता है। इसमें वस्तु का रूप बदल सकता है, आकार बदल सकता है, अवस्था बदल सकती है, ठीक है नहीं। तो ये इसकी क्या है, विशेषता है, ठीक है नहीं। तो ये तो इसका एग्जाम्पल मैंने आपको एक बताया था। और ये क्या है, इसकी विशेषता है। कैसे पहचानेंगे कि भौतिक परिवर्तन हुआ है, तो ये तीन विशेषता आपको पता होनी चाहिए। पहला, कोई नया पदार्थ नहीं बनता हो। अगर उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बना है तो सिंपल सी बात है कि वो भौतिक ही परिवर्तन हो रहा है। भौतिक परिवर्तन प्रतिवर्ती क्रिया होती है, दोबारा से उसे वही चीज बना सकते हैं, ठीक है नहीं, बिगाड़ करके दोबारा बना सकते हैं ना। तो इस प्रकार से इसमें पदार्थ का रूप और आकार और अवस्था बदल सकती है। जैसे अभी देखो यहाँ पर इसका रूप बदल जाएगा, जब ठोस होगा तो कुछ और रूप होगा, जल में कुछ और हो जाएगा, वो एरिया घेरेगा। और वाष्प में तो भैया वो गैस बन जाएगा, तो अलग एरिया घेरेगा, ठीक है ना। तो इसकी अवस्था भी बदल सकती है। तो ये होता है। चलिए इसके अब एग्जाम्पल लिख लीजिए। पहला एग्जाम्पल आप इसका लिखेंगे तो लिखेंगे, पहला एग्जाम्पल क्या है, पहला एग्जाम्पल है बर्फ का जल में बदलना, ठीक है नहीं, बर्फ का जल में बदलना। दूसरा इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, दूसरा एग्जाम्पल है आपका मोम का पिघलना। जो मोमबत्ती आपने देखी है, मोम का पिघलना, मोम का पिघलना, ठीक है नहीं। तीसरा आप इसका लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे कागज को फाड़ना। अगर कागज को फाड़ेंगे तो भी क्या है भैया, वो क्या है, भौतिक परिवर्तन है, ठीक है नहीं। तो मोम का पिघलना, बर्फ का जल में बदलना, कागज का फाड़ना, ठीक है नहीं। चौथा है चीनी का जल में घुलना, ठीक है नहीं। इस प्रकार से चीनी का जल में घुलना, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपके भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल हैं। क्लियर। तो ये होता है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में भैया
रूप नहीं बदलेगा, सॉरी रूप बदल जाएगा, उसका रूप बदल जाएगा, आकार बदल जाएगा, अवस्था बदल जाएगी, ठीक है नहीं। और पुनः हम वही चीज प्राप्त भी कर सकते हैं। जैसे मान लो वाष्प बन गया तो वाष्प से जल प्राप्त कर सकते हैं, जल से भैया बर्फ प्राप्त कर सकते हैं, बर्फ से जल प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। रासायनिक जो संरचना है वो भैया वही रहेगी, जो उसके गुण हैं, रासायनिक गुण है वो वही रहेंगे, ठीक है नहीं। बस ये इतना फर्क होता है। तो इसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। तो उम्मीद करते हैं भौतिक परिवर्तन तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक दूसरा और परिवर्तन होता है, एक होता है जिसे हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन, उसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन सेम इससे उल्टा होता है। क्या होता है भैया? इससे उल्टा होता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए पहले। चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? रासायनिक परिवर्तन की। केमिकल चेंज क्या होता है, ठीक है नहीं। केमिकल चेंज किसे कहते हैं? तो केमिकल चेंज का मतलब होता है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन का क्या मतलब होता है वो समझिए। तो पहले तो इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए क्या कह रही है, कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की आंतरिक संरचना बदल जाती है और नए रासायनिक गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि ऐसा परिवर्तन जिसकी आंतरिक संरचना बदल जाए, जिसकी पदार्थ की अंदर की जो संरचना है वो बदल जाए, बाहर की नहीं। बाहर की बदलेगी तो वो भौतिक में आ जाएगा, परंतु आंतरिक संरचना बदलेगी तो हम कह सकते हैं कि उससे कोई नया ही पदार्थ बनेगा, ठीक है नहीं। तो ऐसे परिवर्तन को हम बोलते हैं भैया रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं, कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की आंतरिक संरचना में बदलाव देखने को मिलता है और नए पदार्थ बनते हैं, मतलब जिनके गुण भी क्या होंगे भैया? अलग अलग होंगे, ठीक है नहीं। तो नए पदार्थ का निर्माण भी होता है। तो वही कह रहा है कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की आंतरिक संरचना बदल जाती है और नए रासायनिक गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। इसका एक एग्जाम्पल, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, आपके घरों में मिलेगा। वो क्या है? वो है आपका दूध से दही का बनना। दूध से दही बनना, यानी कि ये इसका एग्जाम्पल है, दूध से दही बनना, ठीक है नहीं। पहला इसका एग्जाम्पल समझिए, उदाहरण की अगर हम बात करें, इसका उदाहरण, ठीक है, तो लिख लीजिए इसका उदाहरण। पहला उदाहरण कौन सा है वो लिखिए। पहला है दूध से दही बनना। क्या बनना भैया? दूध से दही बनना। दूध से दही बनना, ठीक है, ये पहला है। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा आपका, देखिए, मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना, ठीक है नहीं। तीसरा हो जाएगा लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना। अब देखिए, दूध से दही बनना, मोमबत्ती का जलना, लोहे पर जंग का लगना, कागज का जलना। आप इस प्रकार से कर सकते हैं, कागज का जलना, ठीक है नहीं। अब मैं आपसे कहूं, दूध से दही बनना, क्या दूध से जब दही बन जाएगा तो दही से क्या दूध बन सकता है? नहीं बन सकता। देखिए, पहले था भैया दूध, और दूध से बन गया दही, तो नया पदार्थ बन गया। अब उसके गुण कुछ अलग हैं, उसके अंदर लैक्टिक अम्ल वगैरह होगा, है नहीं। तो इसके पहले जो दूध था, दूध के बाद जब दही बना तो दूध के भैया गुण अलग थे और दही के गुण अलग हैं, तभी तो स्वाद अलग महसूस होता है, स्वाद बदल जाएगा एक तरह से, ठीक है नहीं। इस प्रकार से तो दूध से दही तो बन जाएगा, परंतु दही से दूध नहीं बन सकता। दूध से दही बनना ये कैसा है? एक तरह का है तुम्हारा रासायनिक परिवर्तन है। तो यानी कि मोमबत्ती का जलना, जो मोमबत्ती जो होती है, आपने देखो कैंडल बोलते हैं, वो जलती है, तो जलते वक्त जो मोमबत्ती जलती है तो वो कैसा है? एक रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, ठीक है नहीं। उसमें क्या होता है कि वो रासायनिक परिवर्तन हो रहा है वहां पर, ठीक है नहीं। जैसे आग का जलना, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी जल जाएगी, जलने के बाद राख बन जाएगी, क्या राख से लकड़ी दोबारा बन सकता है? नहीं बन सकता। वो दूसरा पदार्थ बन गया, उसकी संरचना बदल गई। आंतरिक संरचना में जब बदलाव देखने के लिए मिलेगा तो समझ जाना वहां पर रासायनिक परिवर्तन हुआ है।
आंतरिक संरचना में क्या मिले, बदलाव देखने के लिए मिलेगा, तो समझ जाना कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है। अब दूध से दही बना तो उसकी आंतरिक संरचना बदल गई। भैया दही से दूध नहीं बन सकता, ये तो हमने करके देखा है, ठीक है नहीं, कितना भी उसे फिरना फिर भी वो क्या रहता है, इसे हम मट्ठा बोलते हैं, ठीक है, छाछ बोलते हैं। इस प्रकार से मोमबत्ती का जल जाना, अगर मोमबत्ती जल जाएगी दोबारा मोमबत्ती नहीं बन सकती एक बार जलने के बाद, ठीक है ना। लोहे पर जंग लगना, देखिए ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे घर पर जो लोहे का जो सामान होता है, जब उसको हम खुले में छोड़ देते हैं तो उस पर देखा होगा तो मैंने आपने कि उस पर एक परत सी जम जाती है, जंग लग जाती है ना, लोहे पर जंग लगती है लगती, तो वो क्या होता है, लोहे पर जंग लगना, ठीक है नहीं। अच्छा इसका देखिए लोहे पर जंग लगने का जो समीकरण जो होता है वो किस प्रकार से होता है, आपने देखा होगा कि होता है लोहा, क्या लोहा को हम किससे दिखाते हैं, Fe से दिखाते हैं, आयरन को, ठीक है नहीं। तो आयरन से हम दिखाते हैं, और प्लस जब हम इसकी क्रिया कराते हैं किससे, ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं, और नमी में, कहां पर भैया, नमी में कराते हैं, तो कह सकते हैं कि 6H2O हम यहां पर ले सकते हैं इस प्रकार से, जो समीकरण आपका दिया है, और यहाँ पर 3 और यहाँ 4 है, ठीक है नहीं, जो समीकरण में आपका दिया है आपकी किताब में वो है। तो नमी के साथ जब क्रिया करा रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, तो बनता है आपका 4Fe कोष्टक के अंदर OH का होल थ्राइस बनता है, ये आपका बनता है। अभी ये जंग का फॉर्मूला नहीं है, अंतिम जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, या करके इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि Fe2O3XH2O, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। ये होता है आपका जंग का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, जंग का फॉर्मूला, यहाँ पर 2 और लगा होता है, इस प्रकार से होता है, ठीक है नहीं। तो ये आपका क्या है, जंग का फॉर्मूला। लोहे पर जंग लगना Fe2O3XH2O, ये जल के अणु है, इसके अंदर कितने जल के अणु होते हैं। जंग क्या लगता है, कब लगता है, जब हम किसी धातु को कहां रख दें, वायुमंडल में खुला छोड़ दें, और वहां नमी होती है, नमी मिलेगा, और ऑक्सीजन भी है वायुमंडल के अंदर, हम सांस लेते हैं ना तो ऑक्सीजन भी है, तो उसके साथ मिलकर के क्या बना लेता है भैया, जे बन जाता है, यहाँ पर भैया क्या बन जाता है, जंग का फॉर्मूला बन जाता है। आप देख सकते हैं ये होता है, इसे हम बोलते हैं आयरन ऑक्साइड, यहाँ पर बन गया है तुम्हारा ये आयरन ऑक्साइड वाला, ठीक है। तो पहले क्या होता है कि जो आयरन जो होता है वो आयरन ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, वायुमंडल में ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सीकृत होगा, और थोड़ी सी नमी लेकर के क्या भैया ये क्या बना लेगा, एक मतलब जंग लगा लेगा, यानी कि अपने ऊपर मतलब ऑक्सीकृत होकर के ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा, और ऊपर अपने जंग का निर्माण कर लेगा। तो ये फॉर्मूला आपका बनता है, ठीक है नहीं। तो ये ऑक्सीकृत होकर के जंग का निर्माण कर लेगा, और ये फाइनल फॉर्मूला नहीं है इसका, अंतिम जो उत्पाद इसका प्राप्त होता है वो ये प्राप्त होता है, इसलिए हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं। जंग का फॉर्मूला होता है Fe2O3XH2O, ठीक है नहीं। आयरन ऑक्साइड का ये होता है आपका, और इसके अंदर आपके क्या है, जल के अणु भी होते हैं, क्लियर। तो ये जंग का फॉर्मूला होता है। तो लोहे पर जंग लगना, चाहे कोई भी धातु सही, ठीक है नहीं, उस पर जो जंग लगता है वो ऑक्सीकृत होकर लगता है, नमी होगी, ऑक्सीजन होगा, वो ऑक्सीकृत हो जाता है, तब जाकर के उस पर जंग लगता है, ठीक है नहीं। जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन क्रिया करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है नहीं। आप देखिए कागज का जलना, अगर इस कागज को आप जला दोगे और जला करके क्या बन जाएगा, राख बन जाएगा। जो कागज जल गया और राख बन गया, क्या राख से कागज बना सकते हैं, नहीं बना सकते, तो वो नया पदार्थ बन गया राख, ठीक है नहीं। कागज पहले था परंतु अब उसकी संरचना अलग हो जाएगी, ठीक है नहीं, राख की संरचना अलग मिलेगी। रासायनिक तौर पर अगर देखें तो उनके अंदर जो परमाणु और अणु होंगे उनकी संरचना अलग मिलेगी, कागज की संरचना नहीं मिलेगी। जो कागज के जो अणुओं की संरचना थी वो वैसी संरचना नहीं होगी, क्योंकि भैया बॉन्ड टूट करके वो भैया उसका आकार बदल जाता है, आंतरिक संरचना में छेड़छाड़ हो गया है, ठीक है ना। तो अगर किसी पदार्थ के आंतरिक संरचना में छेड़छाड़ होता है तो समझ जाना कि वहां रासायनिक परिवर्तन हुआ है, क्लियर। तो ये इसके क्या है एग्जाम्पल। अच्छा बात आती है कि इसको पहचानेंगे कैसे, तो इसके लिए इसकी विशेषताएं लिखेंगे। चलिए तो आप लिखेंगे इसकी विशेषताएं, क्या लिखेंगे, इसकी विशेषताएं। तो इसकी विशेषताएं लिखेंगे, चलिए इसकी विशेषताएं लिखेंगे। सबसे अगर इसकी पहली विशेषता लिखेंगे तो लिखेंगे पहली विशेषता ये है, देखिए विशेषताओं का मतलब होता है कि इसे हम कैसे पहचान सकते हैं कि इसमें रासायनिक बदलाव हुआ है। तो कोई नया पदार्थ बने, क्या बनेगा, नया पदार्थ बनना, पहला तो ये हो गया नया पदार्थ बनना, ठीक है, नया पदार्थ बनना। दूसरा ये होता है
कि जो पदार्थ बन गया है उसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। हम कह सकते हैं कि ये जो क्रिया होती है वो अपरिवर्तनीय होती है। तो यह आमतौर पर आमतौर पर अपरिवर्तनीय होता है। अपरिवर्तनीय होता है। कहने का मतलब पुनः हम उसी पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते जो पहले था। ठीक है, जैसे दूध से दही बना था और दही से दूध नहीं बना सकते। ठीक है, इस प्रकार से। तीसरा देखिए, इसमें आप देखिए, तीसरा देखिए, जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो भैया वहां पर क्या होता है, गैस निकलता है। ठीक है नहीं, गैस निकलेगा, ध्वनि होगा। ठीक है नहीं, प्रकाश निकलेगा। ठीक है नहीं, वहां पर और गंध वगैरह भी निकल सकता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ध्वनि प्रकाश गैस आदि उत्पन्न होती है, ठीक है नहीं। इसमें क्या होता है, ध्वनि भी उत्पन्न हो सकती है, प्रकाश, गैस आदि उत्पन्न हो सकता है। इसमें से क्या होता है कि अलग अलग देखने के लिए मिलेगा। इसके रंग में भी परिवर्तन आपको देखने के लिए मिल सकता है, रंग भी बदल सकता है। रासायनिक परिवर्तन में रंग भी बदल जाता है। क्लियर। तो ये तुम्हारे क्या है, रासायनिक परिवर्तन हुआ। रासायनिक परिवर्तन जो होता है उसमें क्या होता है भैया, पदार्थ का आंतरिक संरचना बदलती है, अंदर की, ना कि बाहर की। भौतिक में बाहरी जो अवस्था होती है वो बदल जाती है, आंतरिक संरचना में कोई छेड़छाड़ नहीं होती है, तो इसलिए वो भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, अच्छा, ये आपको समझ में आया। अब चलिए मैं आपको एक पॉइंट बताने वाला हूं। अब मैं आपको एक नोट पॉइंट लिखवाने वाला हूं, समझिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये आपको नहीं पता होगा। ठीक है नहीं। अच्छा, आप बताइए, मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है? मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है? वैसे तो मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन भी है और मोमबत्ती का जो जलना है वो एक भौतिक परिवर्तन भी है। क्या? तो आप यहां लिखेंगे मोमबत्ती का जलना एक ऐसा परिवर्तन है, आप लिखेंगे ऐसा परिवर्तन है जिसमें भौतिक व रसायन दोनों परिवर्तन होते हैं, क्लियर। भौतिक और रसायन दोनों परिवर्तन होते हैं। अब देखिए क्या होगा कि आप कैसे, तो समझिए, जब मोमबत्ती आपकी पिघलती है, खाली पिघलती है, तो कैसा परिवर्तन है? तो है आपका भौतिक परिवर्तन, भौतिक। और भैया जो मोमबत्ती जब आपकी जलती है, गैस अवस्था में बदलती है, तो वो क्या है? जलना जो है आपका रासायनिक है। कैसा है? रसायन है। ठीक है नहीं। तो रासायनिक परिवर्तन है आपका, और पिघलना, जो पिघलती है, तो भौतिक परिवर्तन होता है। क्लियर। मोमबत्ती का पिघलना क्या है? देखिए, वो जब मोमबत्ती को आप जलाते हो, कैंडल को, तो वो पिघलती भी है और जलती भी है, तो दोनों ही क्रिया हो रही है उसके साथ साथ। इसलिए पिघलना भौतिक परिवर्तन और जलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। क्लियर। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि मोमबत्ती का जो जलना है वो एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें भौतिक व रसायन दोनों परिवर्तन होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर। चलिए, अब हम बात करते हैं आगे की तरफ। ये तो हो गया आपका परिवर्तन के बारे में। अब हम बात करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया, अभी हमने देखा था कि यहां पर क्या हो रहा था कि परिवर्तन हो रहा था, कि रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। तो इनमें क्या हो रहा भैया? रिएक्शन हो रही थी। रासायनिक परिवर्तन में जो अंदर जो रिएक्शन होती है, जैसे मान लीजिए ये जंग का फार्मूला बना, ये कैसे बना, दूध से दही क्यों बना, तो इनके अंदर जो होता है वो क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। उनके अंदर क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया। मोमबत्ती का जलना, इसके अंदर जो क्रिया हो रही है वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है नहीं। लोहे पर जंग लगना, कागज का जलना। ठीक है नहीं। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में खाने का जो पचना होता है वो कैसा परिवर्तन है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि जो खाने का जो पचना होता है, हम खाना खाते हैं वो पच जाता है, वो कैसा परिवर्तन है। ठीक है,
तो इसे कमेंट बॉक्स में बताना। तो उम्मीद करते हैं यहाँ समझ में आ गया हो। चलिए अब हम बात करते हैं रासायनिक अपक्रिया की। जो भी हो रहा है सामने, आपने देखा होगा कि नया पदार्थ बनना, कोई नया पदार्थ बन रहा है तो उसके अंदर एक रिएक्शन हो रही है, उसी रिएक्शन की हम बात करने वाले हैं कि रासायनिक अपक्रिया होती क्या है। चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट अब बात करते हैं रासायनिक अपक्रिया की, यानी केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है नहीं, हमने भौतिक परिवर्तन देख लिया, रासायनिक परिवर्तन देख लिया। भौतिक परिवर्तन में हमने देखा था कि यानी कि अगर किसी पदार्थ की यानी कि अवस्था बदल जाती है, ठीक है नहीं, परंतु आंतरिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है नहीं, यानी कि रासायनिक की जो संरचना होती है उसकी वही रहती है, तो ऐसे परिवर्तन को कहते हैं हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, यानी जिसकी रासायनिक संरचना बदल जाए और नया उत्पाद बन जाए तो हम ऐसे परिवर्तन को कहते हैं भैया क्या, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं रासायनिक अपक्रिया की। रासायनिक अपक्रिया केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ठीक है नहीं। चलिए तो देखिए आपने देखा होगा कि यानी कि जो आग होती है, आग को जलाने में सहायक कौन होता है, ऑक्सीजन होती है ना। ऐसे ही तो आग जो जल रही है तो वहां ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जल रहा है साथ साथ, यानी ऑक्सीजन सहायक है उसके साथ। तो आग का जलना ये भी क्या है, आपने देखा है कि रासायनिक परिवर्तन होता है, परंतु इसके अंदर जो क्रिया हो रही है उसे बोलते हैं रासायनिक अपक्रिया। क्या बोलते हैं, रासायनिक अपक्रिया बोलते हैं। क्लियर। दूसरा देखिए, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूध से दही बनना। जो दूध था तो दूध बाद में क्या बन गया, दही बन गया। क्या आपने इसके अंदर जो हो रहा है वो देखा, नहीं, तो उसको देखा नहीं, ठीक है नहीं, फिर भी क्या हुआ, दही बन गया। दही से दोबारा दूध नहीं बन सकता, तो इसका मतलब यह कि इसके अंदर क्या हुआ है, कोई क्रिया हुई है। तो वो क्रिया कौन सी होती है, वो होती है रासायनिक अपक्रिया। कौन सी होती है, रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक अपक्रिया ये क्या होती है, पुराने बंधों को टूट करके नए बंध का निर्माण होना। पुराने बंधों का टूटना और नए बंधों का निर्माण होना, ये होती है रासायनिक अपक्रिया। यानी बंध टूटते हैं, अब दूध के अंदर जो बंध थे पुराने वो टूट के क्या बन गए भैया, आपके नए बंध बने, और तब जाकर के दूध क्या बन गया, दही बन गया। ठीक है नहीं, इसी प्रकार से, ठीक है नहीं। तो वहां क्या हुई, वहां पर हुई आपकी रासायनिक अपक्रिया हुई। तो रासायनिक अपक्रिया क्या कहती है, रासायनिक अपक्रिया कहती है जब दो या दो से अधिक पदार्थ या अभिकारक मिलकर के नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, जिनके क्या होता है, नए गुण होते हैं। गुण कैसे होते हैं, नए हुए। ठीक है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वह प्रक्रिया, रासायनिक अपक्रिया क्या है, एक प्रक्रिया है, क्रिया है। ठीक है नहीं, तो वह प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक अभिकारक या हम कह सकते हैं पदार्थ आपस में मिलकर के नए गुण वाले क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। तो इस उपरांत होने वाली जो क्रिया होती है उसे हम बोलते हैं रासायनिक अपक्रिया। इसमें होता क्या है, इसमें यह होता है जो अभिकारक हमने लिए हैं, अभिकारक या पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ लिए हैं उनको जोड़ करके क्या बना रहे हैं, एक कोई नया उत्पाद बना रहे हैं। तो जो अभिकारक जुड़ रहे हैं वो क्या करते हैं, वो अपने बंधों को तोड़ते हैं और बंधों को तोड़ करके आपस में मिलते हैं। ठीक है नहीं, और नए बंध बना लेते हैं। वो बंध तो तोड़ दिए उन्होंने, पुराने बंध टूट गए, परंतु नए बंध बन गए। तो इस प्रकार से उनका एक स्वरूप बदल गया, उनका जो आंतरिक संरचना है पदार्थ की वो बदल गई। ठीक है नहीं, यानी कि हम कह सकते हैं रासायनिक संरचना जो होगी अब वो उसकी अलग होगी और जो अभिकारक थे उनकी अलग होगी। क्लियर। तो इस प्रकार से होता है। अगर आपसे कहा जाए, जैसे आपने देखा होगा जल किससे बनता है, इसका मैं एग्जांपल लेता हूं, एक उदाहरण देखिए, उदाहरण समझिए। पहले तो आपने पढ़ा होगा कि जो जल होता है वो जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। यानी कि हाइड्रोजन होता है और आपका ऑक्सीजन होता है। ठीक है नहीं, ऑक्सीजन क्या होता है, O2 होता है। क्लियर। जब ये इसको जब जोड़ते हैं तो क्या बनता है, आपका जल बन जाता है H2O, बनता नहीं बनता। तो अब देखिए हाइड्रोजन के कुछ अलग बंध होंगे, ऑक्सीजन के और बंध होंगे, ये बंध आपस में टूटेंगे और ये टूट करके ये आपस में मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है नहीं, अब ये नया बंध बना लेंगे, तो यहाँ पर जो बंध बन जाएगा भैया वो दूसरा बंध बनेगा। ठीक है नहीं, यहाँ पर और नए बंध बनेंगे। तो इस प्रकार क्या होता है, ये जल का निर्माण हुआ। क्या हुआ, जल का निर्माण हुआ। तो ये क्या बन गया भैया, नया उत्पाद बना। अब इसके जो अणुओं की संरचना जो होगी, बंधों की संरचना होगी, बंध अंदर के जो बंध होते हैं, जो बांधे रहते हैं, बॉन्ड करे रहते हैं, पकड़े रहते हैं एक दूसरे को, वो अलग होगी। इसकी अलग है, इसकी अलग है। इन दोनों ने अपने अपने बंध तोड़े और तोड़ करके साझा कर लिया और नया बंध बना लिया। तो इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए आपका जो पुराना घर है, उस पुराना छोटा सा घर है, पुराना सा, जब आपकी मान लो, जैसे मान लीजिए आप जब आप प्रोग्रेस कर जाते हैं, जब आप उन्नति कर जाते हैं, जब पैसा होता है, तो आप क्या करते हैं, वो छोटे से घर को तोड़ करके एक बड़ा घर बना लेते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि वो छोटा घर जो था उसकी तुलना में जो बड़ा घर है क्या वो सेम है, नहीं,
वो छोटा घर वो अलग था, उसमें ना तो किचन था ना कुछ भी था, ठीक है नहीं। परंतु बड़े घर में क्या क्या है, बड़े घर में किचन भी है, बेडरूम है, सब कुछ है, ठीक है नहीं, बैठक अलग है। तो इसका मतलब ये है कि वहां पर उसकी संरचना बदल गई, ठीक है नहीं। इसी प्रकार से ऐसे ही यहां पर होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिले तो इन्होंने अपने बंध तोड़े और बंध तोड़ करके एक नया उत्पाद बना लिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने नए बंध का निर्माण कर लिया। क्लियर? ऐसे ही। अब चलिए मैं एक यहां पर एग्जांपल लेता हूं, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है नहीं। तो जो मैग्नीशियम, दूसरा एग्जांपल, ये तो पहला था, दूसरा देखिए, दूसरा एग्जांपल देखिए। मैग्नीशियम जो होता है मैग्नीशियम, चलिए सही से यहां पर लिख देता हूं, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, किससे क्रिया करेगा? ऑक्सीजन से। जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो क्या बनाता है? तो ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ऑक्साइड। क्लियर? क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। जो मैग्नीशियम है ये एक अविकारक है, ऑक्सीजन भी एक अविकारक है जो कि हमें वातावरण में मिल जाएगा। मैग्नीशियम एक क्या है आपका पदार्थ होता है, यानी कि है नहीं परमाणु होता है, हम उसको कह सकते हैं। तो मैग्नीशियम लिया हमने, तो इसका देखिए संकेत क्या होता है, मैग्नीशियम का Mg होता है। क्लियर? और प्लस ऑक्सीजन का O2 होता है। जब ये आपस में क्रिया करेंगे तो क्या करेंगे, पहले अपने ये बंधों को तोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करेंगे और एक नया बंध बना करके क्या बना लेंगे, नया उत्पाद बना लेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि इसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर? तो यहां पर जो क्रिया हुई उसे बोलेंगे रासायनिक अपक्रिया। क्या बोलेंगे? रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक अपक्रिया क्या होती है? जब दो या दो से अधिक अविकारक मिलकर के, हमेशा रखना याद, हमेशा याद रखना कि जो ये अविकारक होते हैं वो बाईं ओर होंगे और जो उत्पाद होता है वो दाईं ओर होता है। बायां और दायां, तो बाईं ओर होते हैं अविकारक, दाईं ओर होता है आपका उत्पाद जो बनता है। क्लियर? जो इस साइड होगा वो उत्पाद, इस साइड होगा वो अविकारक। तो दो या दो से अधिक अविकारक मिलकर के नए गुण वाले क्या बना लेते हैं, उत्पाद बनाते हैं। तो इस प्रकार इसके अंदर जो क्रिया होती है उसे बोलते हैं रासायनिक अपक्रिया। क्लियर? समझ में आया? तो ये होता है। तो वह प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक अविकारक, एक या एक से अधिक पदार्थ या हम कह सकते अविकारक आपस में मिलकर के नए गुण वाले उत्पादों का निर्माण करते हैं। तो इस उपरांत होने वाली रासायनिक अपक्रिया, होने वाली क्रिया को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। क्लियर? तो ये मैंने इसके दो एग्जाम्पल लिए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे दूध का दही में कन्वर्ट होना, है ना। जैसे मान लीजिए आपका लोहे पर जंग का लगना, ठीक है ना। तो ये क्या है, सब इसके एग्जाम्पल रासायनिक अपक्रिया इसको कहते हैं। अच्छा, बात आती है कि रासायनिक अपक्रिया होने के गुण क्या है, कैसे पता करेंगे रासायनिक अपक्रिया हुई है। रासायनिक अपक्रिया जो होती है बहुत घातक होती है। जब कोई केमिकल रिएक्शन करता है, जो कोई भी केमिकल हो वो आपस में रिएक्शन करेगा, तो भैया कभी कभी विस्फोट भी हो जाता है, जला भी सकता है। तो भैया इसको पहचानने गुण भी होते हैं कि इसके अंदर क्या है। ऐसा तो नहीं कैसे मैं छू के देखेंगे करके तो हाथ पांच जल जाएगा, ठीक है नहीं। इसलिए क्या होता है, इसके लिए कुछ सावधानियां भी क्या करनी पड़ती हैं, बरतनी पड़ती हैं आपको। क्लियर? अब देखिए जो रासायनिक अपक्रिया हो रही है, कैसे पहचानेंगे कि इसमें रासायनिक अपक्रिया हुई है? हमें कैसे पता पड़ेगा? क्योंकि हम रासायनिक अपक्रिया को देख तो सकते नहीं है, परंतु इसके कुछ पॉइंटों के आधार पर हम इसको पहचान लेंगे कि इसमें रासायनिक अपक्रिया हुई है। पहला देखिए, रासायनिक अपक्रिया पहचानने का जो गुण होता है, आप हेडिंग बनाकर के लिख सकते हैं रासायनिक अपक्रिया पहचानने के गुण, ठीक है नहीं। तो पहला गुण ये होता है, पहला गुण ये होता है कि भैया एक नया पदार्थ बन जाएगा। क्या बनेगा? नया पदार्थ बनेगा, नया पदार्थ बनना। क्लियर? ये पहला गुण होता है। दूसरा होता है आपका, दूसरा होता है रंग में परिवर्तन। अगर आपने जो केमिकल रिएक्शन करवाया है, रासायनिक अपक्रिया करवाया है, अगर उसके रंग में कुछ परिवर्तन आ रहा है तो कह देंगे कि इसमें रासायनिक अपक्रिया हो रहा है। तो रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। क्लियर? तीसरा देखिए, तीसरा ये है कोई भी रासायनिक अपक्रिया हो रही है और जो वहां पर जो आपको मिल रहा है उसमें अगर कोई हीट वगैरह उत्पन्न हो रही है तो आप समझ जाएंगे कि इसमें रासायनिक अपक्रिया हुई है। तो तापमान में भी परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन। क्लियर? नए पदार्थ का बनना, ठीक है नहीं, तापमान में परिवर्तन। और देखिए तापमान में परिवर्तन हो गया। अब देखिए चौथा क्या है, चौथा ये है
कि जैसे मान लीजिए कोई क्रिया हो रही है, अगर आपको वहां पर कुछ स्मेल सी दिखाई दे रही है कि यहाँ स्मेल आ रही है, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया, इसका मतलब गैस का निकलना, गैस का निकलना। अगर कहीं पर धुआं वगैरह निकल रहा है, गैस वगैरह निकल रहा है, तो समझ जाएंगे इसके अंदर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। अगर उसके अंदर से क्या कहते हैं, धुआं बोलते हैं ना, वही। तो यहाँ पर अगर आपको निकल रहा है तो उसे बोलेंगे कि यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई है, यानी कि गैस का निकलना। पांचवा देखिए, पांचवा है अवक्षेप। अवक्षेप का बनना। अवक्षेप होता है यानी कि अवशिष्ट पदार्थ जो भी है, वो अवशिष्ट पदार्थ होंगे, वो जब रिएक्शन होता है तो वो क्या होते हैं, वो अलग हट जाते हैं, ठीक है ना। अवक्षेप पदार्थ का बनना, जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम ऑक्साइड वगैरह, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो भैया क्या होता है, जलाते वक्त इसके कुछ अवक्षेप वगैरह, राख वगैरह जो होती है, वो क्या होता है, जमीन पे आती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो जमीन पाती है। तो ऐसे ही अवक्षेप वगैरह, तो अवक्षेप, ठीक है, अवक्षेप जो होते हैं, जो टूट फूट जो होती है, यानी कि जो बचा हुआ होता है, यानी अवशिष्ट जो होता है, अगर वहां पर मिल रहा है तो समझ जाएंगे कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है और कोई नया पदार्थ बन जाए, है ना, कोई नया पदार्थ बन जाए। क्लियर। तो इस प्रकार से है। तो ये क्या होते हैं, इसको अभिक्रिया को पहचानने के गुण होते हैं। पहला, नया पदार्थ बनना। दूसरा, रंग में परिवर्तन हो रहा है तो कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तापमान में परिवर्तन हो रहा है तो भी कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। गैस का अगर निकलना, यानी गैस निकल रही है अगर किसी से, तो कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अवक्षेप का बनना, तो रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ठीक है नहीं। और इसमें देखिए अवस्था भी बदल जाती है। अवस्था के साथ साथ क्या होता है भैया, कि इसमें जो इसका जो पदार्थ है वो नया पदार्थ बनेगा। अवस्था तो बदलेगी परंतु नया पदार्थ बनेगा, ठीक है। क्लियर। तो ये क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिख दी है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ या अभिकारक आपस में मिलकर के नए गुण वाले उत्पादों का निर्माण करते हैं, तो इस उपरांत होने वाली क्रिया को हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण की। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, बड़ा सिंपल है। रासायनिक समीकरण, समीकरण यानी फॉर्मूला, है ना। केमिकल जो फॉर्मूला होता है वो किस प्रकार से लिखते हैं, तो केमिकल फॉर्मूला तो भैया ये है ना, ये गया मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, ये। अगर हमने ये जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है ये शब्दों में लिखा हुआ है, तो अगर हमने इसे शब्दों में लिख दिया है इस प्रकार से, तो ये भी एक समीकरण है, परंतु ये शब्दावली में, तरह शब्द के रूप में है, ठीक है नहीं। तो ये मैग्नीशियम, ऑक्सीजन इस प्रकार से, परंतु इनको हम अगर संकेतों में लिख दें, इनके प्रतीकों द्वारा लिख दें, ठीक है, तो इस प्रकार से जो बनता है वो समीकरण, उसे बोलते हैं रासायनिक समीकरण बोलते हैं, ठीक है नहीं। तो यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाले अभिकारक तथा उससे बनने वाले उत्पादों को उनके प्रतीकों द्वारा यानी कि सूत्रों द्वारा लिखना क्या होता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो लिखना ही क्या कहता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। चलिए इसको यहां से हटाते हैं, अब हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण की। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। केमिकल फॉर्मूला, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये पता होने चाहिए तुमको, ठीक है नहीं। रासायनिक समीकरण क्या होता है, केमिकल इक्वेशन होता क्या है, ठीक है नहीं, समझिए। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रयोग होने वाले, मैंने अभी बताया था कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें जो प्रयोग होता है, प्रयोग होने वाले अभिकारकों तथा उससे बनने वाले उत्पादों को उनके प्रतीक या संकेत द्वारा लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मैंने पहले ही बता दिया था आपको, जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम, अब मैग्नीशियम प्लस मैंने ऑक्सीजन लिया था, ऑक्सीजन, जब ये क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो बनेगा भैया मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको हम किस में लिख दें, सूत्र द्वारा लिख दें। तो मैग्नीशियम को किससे दिखाते हैं, मैग्नीशियम को हम Mg से दिखाते हैं, प्लस ऑक्सीजन को हम O से दिखाते हैं, ठीक है नहीं, इस प्रकार से दिखा देंगे, ऑक्सीजन को O2, ठीक है नहीं, इस प्रकार से। और मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO कर देंगे। क्लियर। इस प्रकार से इसको बैलेंस कर देंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। क्लियर। इस प्रकार से तो ये जो बन गया आपका, इसे बोलते हैं हम केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो यही होता है रासायनिक समीकरण। क्या होता है भैया, रासायनिक समीकरण। बहुत सिंपल सा है, यानी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया
किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रयोग होने वाले अभिकारक, तो इनको बोलते हैं हम अभिकारक। ये अभिकारक, एक ये अभिकारक, अभिकारक अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं? उत्पाद बनाते हैं। अभिकारक अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं? उत्पाद बनाते हैं। पता होना चाहिए, ठीक है नहीं? तो ये जो होते हैं अभिकारक होते हैं, ये उत्पाद होता है। बाईं ओर होते हैं अभिकारक और दाईं ओर होते हैं उत्पाद। पता होना चाहिए आपको। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या करेगा? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से इनको निरूपित कर देंगे। मैग्नीशियम को Mg से दिखाते हैं, ऑक्सीजन को O से दिखाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड को इस प्रकार से लिख दीजिए। तो ये बन गया आपका रासायनिक समीकरण। क्लियर? इस प्रकार से होता है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। चलिए अब हम बात करते हैं आगे, रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम क्या है, यानी कि इस समीकरण को लिखा कैसे जाता है वो हम यहां पर देखेंगे। तो चलिए इसको यहां से रफ करते से नोट कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट अब बात करते हैं कि रासायनिक समीकरण लिखने के नियम क्या होते हैं, यानी कि ये नियम है, क्या है आपके ये नियम, ठीक है नहीं। तो हम नियम की बात करने वाले हैं। नियम कौन कौन से होते हैं? तो रासायनिक समीकरण लिखने के नियम जो होता है, पहला नियम है कि अभिकारकों को सदैव बाईं ओर तथा उत्पादों को सदैव दाईं ओर लिखा जाता है। ये जो आपका है ये वाला साइड, इसको बोलते हैं LHS साइड। ये वाला LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और ये वाला होता है RHS साइड यानी कि राइट हैंड साइड, ठीक है नहीं। तो ये वाला होता है दायां और ये होता है भैया बायां। तो हम जितने अभिकारक होते हैं उन्हें बाईं ओर लिखते हैं, और भैया जो आपके उत्पाद होते हैं उनको हम LHS यानी कि दाईं ओर लिखते हैं। क्लियर? तो ये होना चाहिए। दूसरा कहता है आपका नियम कि अभिकारकों तथा उत्पादों के बीच तीर के चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। जो आपको जो दिखाई दे रहा है ये वाला निशान, ये तीर का जो निशान आपको दिखाई दे रहा है, इससे बोलते हैं तीर का निशान। ये तीर का चिन्ह प्रयोग में करना चाहिए जो अभिकारक और उत्पादों के बीच में। क्लियर? तीसरा क्या कह रहा है कि यदि अभिकारक या उत्पाद दो या दो से अधिक हो हैं तो अभिकारकों तथा उत्पादों के बीच में प्लस चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। जैसे आपने देखिए यहाँ पर किया है प्लस का, एक अभिकारक तो है नहीं, दो है तो इसलिए प्लस का किया है। ऐसे ही अगर यहाँ दो होते तो हम यहाँ पे भी क्या करते हैं? प्लस का चिन्ह लगाते हैं। क्लियर? चौथा देखिएगा क्या कह रहा है कि रासायनिक संकेतों से पदार्थों को व्यक्त किया जाता है। किससे करना चाहिए? रासायनिक संकेतों से पदार्थों को व्यक्त किया जाता है। अब जैसे मान लो रासायनिक समीकरण है तो इसमें ऐसा नहीं है कि नाम लिखेंगे, हम रासायनिक संकेत का प्रयोग करेंगे, जैसे MgO2 ऐसे करके, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम प्रयोग करेंगे। तो ये वो कह रहा है, ठीक है। पांचवा कह रहा है कि रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण नियम पर होना चाहिए। अब ये समीकरण जो है वो द्रव्यमान संरक्षण का मतलब क्या होता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि जो पहले जो द्रव्यमान है वो बाद में भी होना चाहिए। कहने का मतलब है जो पहले परमाणु है उतने ही परमाणु संख्या बाद में भी होनी चाहिए। देखिए मैग्नीशियम यहाँ पे एक है और यहाँ पर देखिए कितना है मैग्नीशियम, यहाँ पर आपका सॉरी ऑक्सीजन दो है ना। यहाँ ऑक्सीजन दो है, मैग्नीशियम दो है, तो आपको यहाँ पे भी दो लगाना पड़ेगा। अब ये हो गया वैलेंस। तो इस प्रकार से ये क्या है आपका वैलेंस है, इसे बोलते हैं संतुलित समीकरण। इसके बारे में भी हम देखेंगे। क्लियर? तो ये है तुम्हारा पांचवा। आगे देखिए, रासायनिक समीकरण को अधिक सटीक बनाने के लिए छेमा कह रहा है रासायनिक समीकरणों को अधिक सटीक बनाने के लिए पदार्थों की अवस्था को कोष्टक में लिखना चाहिए। पदार्थों की अवस्था को, जो पदार्थ हैं जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, ये कैसी अवस्था के हैं? ये सॉलिड है या मतलब लिक्विड फॉर्म में है या गैस अवस्था में है, तो है ना। अगर आपका सॉलिड होता है, सॉलिड के लिए क्या लिखते हैं? एस बनाते हैं। सॉलिड के लिए एस। ठोस जो होता है, ठीक है नहीं, ठोस के लिए जो ठोस होता है, ठोस को सॉलिड बोलते हैं इसलिए एस लिखते हैं इसके लिए। गैस के लिए क्या लिखते हैं? गैस के लिए हम भैया जी बना देते हैं, गैस, ठीक है नहीं। और आपका जो विलियन होता है, विलियन जो है, विलियन जो होगा, ठीक है नहीं, तो उसे बोलते हैं हम ए और जी बोलेंगे। और अगर आपका द्रव है तो इसका मतलब एल बोलेंगे, लिक्विड, ठीक है नहीं, एल, सिंपली एल बनाएंगे, छोटी वाली एल, इस प्रकार से, ठीक है। तो बस वही कह रहा है कि हम इसका प्रयोग करें। तो जैसे मान लीजिए आपका ये मैथेन है, क्या भैया ये मैथेन, तो ये मैथेन भैया गैस है तो इसको जी से लिखेंगे ऐसे करके। अब ये भी ऑक्सीजन, ये भी गैस है तो इसे भी जी से लिखेंगे ऐसे करके। कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी गैस है तो इसे आप जी से लिखेंगे। यहाँ पर कोष्टक में बना देंगे जी। अब ये जल है तो जल को भैया किससे लिख देंगे? अब जल लिक्विड फॉर्म में आता है तो इसे एल लिख देंगे, इस प्रकार से। क्लियर? तो इस प्रकार से ये होगा, है ना। चलिए आगे सातवां कह रहा है कि रासायनिक समीकरण में ताप दाब उत्प्रेरक को तीर के ऊपर या नीचे लिखना होता है, ठीक है नहीं। अगर मान लीजिए आपने ताप दिया है, कुछ भी किया है, तो जैसे मान लीजिए आपने मैग्नीशियम को गर्म कर रहे हो तो हीट दे रहे हो ना, तो यहाँ पर आप हीट दे रहे हो, उसको गर्म कर रहे हो, तापमान दे रहे हो, तो इसके लिए वो चीज यहाँ लिखी जाएगी, ऊपर लिखी जाएगी, ठीक है नहीं।
परिवर्तन कर रहे हो तो डेल्टा, कुछ भी मान लीजिए ताप वगैरह दे रहे हो तो हम जैसे तापमान देते हैं तो यहाँ पे डेल बना देते हैं इस प्रकार से। क्लियर? तो इस तापमान दे रहे हैं तो उत्प्रेरक वगैरह है ना, नमी वगैरह, वो उसे यहाँ पर हम दिखाते हैं, तीर के ऊपर या तीर के नीचे दिखाते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार से होता है। तो ये क्या होते हैं आपके रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम होते हैं। क्या होते हैं? रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम, जो 6-7 नियम है, इनको आप देख लेना। ठीक है नहीं? चलिए इनको नोट कर लीजिए। यहां तक आपको समझ में आया? ये सब आप नोट कर लीजिए। चलिए इसकी सो ले लीजिए। चलिए तो इसमें उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। यहां तक जो भी था आपका बेसिक मैंने आपको बता दिया। अब आगे हम जो देखने वाले हैं वो है हमारा संतुलित समीकरण। ठीक है नहीं? वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है? तो संतुलित समीकरण क्या होता है, बैलेंस इक्वेशन क्या होता है, और रासायनिक समीकरणों को संतुलित किस प्रकार से किया जाता है, वो हम अगले लेक्चर में इसको देखेंगे। ठीक है नहीं? बहुत ही आसान तरीका से जो अगला वाला लेक्चर है वो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है, बाकायदा आपको ट्रिक के साथ मिलेगा। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।